घने जंगल में एक पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर रीमा नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसका घोंसला पिछले साल का बना हुआ था, जो अब सूखी टहनियों और कुछ गीले तिनकों का था। उसी घोंसले में उसके दो नन्हे बच्चे कुकू और छुटकी रहते थे। कुकू बड़ा था, थोड़ा नटखट और हमेशा चंचल, जबकि छोटी छुटकी शांत और संकोची स्वभाव की थी। अब हवा में ठंडी सर्द हवा थी। एक शाम जब रीमा दाना लेकर लौटी तो उसने देखा कि छुटकी और कुकू एक दूसरे से सटकर बैठे हैं और उनके छोटे पंख हिल रहे थे। माँ, आज बहुत ठंड लग रही है। हमारे घोंसला में यहाँ से हवा आती है। हाँ माँ, मुझे डर लग रहा है। बाहर सब कुछ सफेद हो जाएगा ना? रीमा ने अपने बच्चों को प्यार से सहलाया। उसका दिल चिंता से भर गया। उसे याद आया कि पिछली बार जब भयंकर बर्फबारी हुई थी तो कई कमजोर घोंसले टूट गए थे। मेरी प्यारे बच्चों, डरो नहीं, तुम्हारी माँ यहीं है। लेकिन तुम सही कह रहे हो। अब समय आ गया है कि हम एक मजबूत घर बनाएं। एक ऐसा घर जहाँ बर्फ़ की ठंड या तूफ़ान की हवा भी ना पहुँच सके। हमें सर्दी से पहले ही तैयारी कर लेंगे। उसने दूर दूर तक उड़ना शुरू किया, लकड़ी, घास और सबसे मजबूत मिट्टी के ढेले ढूंढना शुरू कर दिया। वो सुबह से शाम तक प्रयास करती। देखो चुटकी, माँ कितना बड़ा लकड़ियाँ लाई है। क्या हम भी मदद करें? हाँ, पर माँ ने कहा है कि हम घोंसले के अंदर ही रहें। रीमा दिन रात काम कर रही थी। वो घर बना रही थी और घर के ऊपर छत बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रकृति के पास अपना ही हिसाब था। रीमा अभी भी अपने घर की आखिरी छत को ढंकने में जुटी थी। बड़े बड़े बर्फ के फाहे आसमान से गिरने लगे। ओ नहीं, इतनी जल्दी? अभी तो मैंने तैयारी भी पूरी नहीं की थी। बर्फ बहुत तेजी से गिर रही थी। कुछ ही घंटों में हर शाख, हर पत्ता और रीमा का घोंसला भी बर्फ से ढंक गया। कुकू और छुटकी ठंड से बुरी तरह कांपने लगे। माँ, मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। माँ, क्या हम जम जाएंगे? रीमा को तुरंत कुछ करना था। उसने देखा कि घोंसले के पास कुछ सूखी पत्तियां और छोटे छोटे तिनके बचे थे। उसे एक विचार आया। बच्चों, हिम्मत रखो, मैं अभी आती हूँ। मैं तुम्हारे लिए आग जलाऊंगी। रीमा अपने बच्चों के लिए एक घोंसले में आग जलाती है। वाह माँ, तुम जादूगर हो। अब मजा आ गया। कितनी गर्म है। लेकिन बर्फ एक दुश्मन की तरह थी। जैसे ही बर्फ के फाहे और ठंडी तेज हवा आई, आग फुस से बुझ गई। ठंड फिर लौट आई, पहले से भी ज्यादा क्रूर होकर। रीमा बेबस थी। आग अब उसकी मदद नहीं कर सकती थी। अब उसे मदद की जरूरत थी। ठंड से हताश होकर रीमा ने अपने पड़ोसियों से मदद मांगने का फैसला किया। वो जानती थी कि बर्फ के तूफान में कोई भी पक्षी अपना मजबूत सुरक्षित घर नहीं छोड़ना चाहेगा, पर आशा की एक छोटी सी किरण अभी भी बची थी। उसने सबसे पहले कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी के घर जाने का निश्चय किया। उनका घर एक घनी देवदार के पेड़ पर था और मजबूत शाखाओं से बना था। कालू, गोरी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे बच्चे ठंड से जम रहे हैं और हमारा घोंसला वो बर्फ का भार नहीं सह पाएगा। कौन है? इस बर्फ में कौन शोर मचा रहा है? क्या कोई आराम भी नहीं करने देगा? कालू ने खिड़की से देखा। कालू, मैं रीमा हूँ। हमें अपने घोंसले में थोड़ी सी जगह दे दो। बस ये बर्फबारी रुक जाए, फिर हम चले जाएंगे। तभी गौरी कौवी बीच में बोली, जगह दे दे। रीमा, क्या तुमने अपना घर बनाने में लापरवाही नहीं की? हम तो महीनों से मेहनत कर रहे थे, तिनका तिनका जोड़ रहे थे। ये हमारी मेहनत का फल है। तुम्हें भी समय पर अपना काम करना चाहिए था। देखो रीमा, हमने तुम्हारे लिए मेहनत नहीं की। हमारे घर में तुम्हारे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। जाओ और अपनी लापरवाही का नतीजा भुगतो। हम बेवकूफ नहीं हैं कि बर्फ के तूफान में अपनी जान जोखिम में डालें। लेकिन दया, थोड़ी सी दया तो दिखाओ। दोस्ती का तो ख्याल करो। कैसी दोस्ती? यहाँ जंगल में सिर पे अपना पेट भरने की दोस्ती चलती है। भागो यहाँ से। वो निराशा में आगे बढ़ी।
रीमा की नजर कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी पर पड़ी। वे पेड़ के पास ही एक पुराने सूखे घोंसले के अंदर थे। रीमा को पता था कि कबूतर दिल के नरम होते हैं और वो उनके पास गई। कबूतर भैया, लूसी मुझे माफ़ करना, मैं आपको परेशान कर रही हूँ। कबूतर ने तुरंत बाहर झांका। रीमा, तुम इस बर्फ में बाहर क्या कर रही हो? अंदर आओ जल्दी। रीमा अंदर गई और देखा कि लूसी कबूतरी अपने घोंसले पर बैठी है, जो कि रीमा के पुराने घोंसले की तरह ही कमजोर लग रहा था। लूसी गर्भवती थी और उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। कबूतर भैया, मुझे बस कुछ घंटों के लिए थोड़ी जगह चाहिए। मेरे बच्चे कुकू और छुटकी ठंड से कांप रहे हैं। हमारा घोंसला टूट सकता है। रीमा, मेरी बात समझो। हम तुम्हारी मदद ज़रूर करते, लेकिन लूसी की हालत देखो। वो जल्द ही बच्चों को जन्म देने वाली है। हमारा ये घोंसला भी उतना मजबूत नहीं है। रीमा बहन, मुझे माफ करना। तुम मेरी जगह होती तो तुम भी यही करती। अगर हम तुम्हें अंदर ले भी लें तो जगह की कमी से हम सब ठंड से बीमार पड़ सकते हैं और फिर मैं अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पाऊंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं समझती हूँ लूसी, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ। रीमा ने देखा कि लूसी झूठ नहीं बोल रही थी। उसने कालू और गौरी की तरह स्वार्थ नहीं दिखाया, बल्कि मजबूरी बताई। रीमा ने गहरी सांस ली। रीमा बाहर निकली। उसका दिल अब भी भारी था, लेकिन इस बार अपमान की जगह निराशा थी। वो अब अकेली थी और बर्फ और तेज हो चुकी थी। बर्फ गिरती जा रही थी और उसके दिमाग में बस कुकू और छुटकी के कांपते शरीर की तस्वीर थी। उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने देखा जंगल के किनारे पर किसान का घर था। किसान और उसकी पत्नी गांव के बाहर रहते थे। रीमा को पता था कि किसान की पत्नी एक दयालु आत्मा थी। वो अक्सर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखती थी और कभी भी किसी चिड़िया को नहीं भगाती थी। रीमा अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर घर की ओर उड़ी। वो घर के बरामदे में एक कोने में जा बैठी और ची ची करके रोने लगी। उसकी आवाज में केवल डर और दर्द था। किसान की पत्नी रोने की अजीब आवाज सुनकर तुरंत बाहर आई। उसने रीमा को देखा, छोटी, बर्फ से ढकी हुई और कांप रही थी। किसान की पत्नी तुरंत समझ गई कि ये पक्षी मदद मांग रहा है। रीमा ने किसान की पत्नी को सारी बात बताई। माँ जी, मेरे बच्चे ठंड में मर जाएंगे, मेरी मदद करो। ओह मेरी प्यारी चिड़िया, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या तुम्हारे बच्चे हैं? क्या ठंड ने तुम्हें परेशान कर दिया है? किसान की पत्नी बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपने घर की ओर गई। किसान की पत्नी ने नीले ड्रम को उठाया, उसे साफ किया और रीमा के पास लेकर आई। इसे देखो, ये नीला ड्रम बहुत मजबूत है। ये ना बर्फ को अंदर आने देगा और ना ही हवा को। तुम इसे अपना घर बना लो और जल्दी से अपने बच्चों को इसमें ले आओ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। मैं अभी अपने बच्चों को यहाँ ले आती हूँ। रीमा तुरंत अपने घोंसले की ओर उड़ी। किसान की पत्नी ने उस ड्रम को आराम से पेड़ के पास रख दिया। उसने उसमें दरवाजा और खिड़की बनाई और वहां से चली गई। उसने एक एक करके कुकू और छुटकी को अपने पीठ पर बिठाया और बहुत सावधानी से उन्हें पेड़ के पास ले आई, जहां नीले ड्रम को टिकाया गया था। कुकू, छुटकी, ये हमारा नया घर है। जल्दी से इसके अंदर जाओ। ये दुनिया का सबसे मजबूत घर है। कुकू और छुटकी जब उस नीले ड्रम के अंदर पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अचानक किसी गर्म, आरामदायक गुफा में आ गए हों। वाह माँ, ये तो सच में बहुत गर्म है। ये तो हमारे पुराने घर से लाख गुना अच्छा है। मुझे अब जरा भी ठंड नहीं लग रही माँ। ये तो हमारे लिए स्वर्ग जैसा है। सच ही कहा गया है, दुनिया में सबसे बड़ा आश्रय किसी लकड़ी या पत्थर का नहीं, बल्कि एक दयालु दिल का होता है। प्लास्टिक की मोटी दीवारें ठंड को अंदर नहीं आने दे रही थीं। ठंड के मौसम में वो सब नीले ड्रम में खुशी खुशी से रहने लगे। दिवाली आ रही थी। सब पक्षी दिवाली के त्योहार को लेकर बहुत खुश थे। इस बार भी
पिछली बार की तरह हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। इस बार तो मेरे पति बड़े वाले पटाखे ले आएंगे। मुझे अनार बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार हम बड़े वाले अनार भी चलाएंगे और आतिशबाजी भी करेंगे। गोरी कौवी ये सब सुन रही थी। वो थोड़ी दूर बैठी थी। मतलब इस बार फिर ये पक्षी हमें तंग करेंगे, मगर मैं भी इस बार तुम्हें दिवाली मनाने नहीं दूंगी। गुस्से में गौरी वहां से चली जाती है। कालू जी, कान खोलकर सुन लो, मैं इन पक्षियों को एक साथ दिवाली मनाते हुए नहीं देख सकती। हाँ गौरी, मुझे भी इनके पटाखों की आवाजें बहुत तंग करती हैं। गौरी, कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे ये पक्षी इस बार दिवाली ना मना सके। उपाय तो मैंने सोच लिया है। फिर गौरी कौवी कालू कौवे को अपना उपाय बताती है। तुम अपने मामा जी के पास चले जाना और पीछे से जो होगा मैं देख लूंगी। फिर दूसरे दिन शैतान कौवे अपना काम शुरू करते हैं। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, नदी पर एक पेड़ है, उस पर ढेर सारे मीठे फल लगे हुए हैं। जाओ, जाकर तुम भी मीठे फल ले लो। मैं अभी जाती हूँ गोरी। और हाँ, कल शाम दिवाली मना रहे हैं हम सब मिलकर। तुम भी आ जाना, कालू को लेकर बहुत मज़ा आएगा। चिड़िया वहां से चली जाती है। मजा तो आएगा मुझे तुम्हें रोते हुए देखकर। जैसे ही चिड़िया नदी पर जाती है, कालू कौवा चुपके से चिड़िया के घर में जाता है। छुटकी, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है। वो आपको बुला रही है। मगर मम्मा कहाँ है? आपकी मम्मा मेरे घर में है। हमने मीठा हलवा बनाई है। आपकी मम्मा ने मुझे कहा कि मैं आपको भी ले आऊं। छुटकी भी हलवे के लालच में आकर कालू के साथ चली जाती है। यहाँ नदी पर तो कोई मीठा फल नहीं है। ये गोरी भी हर समय झूठ बोलती है। चिड़िया निराश होकर वापस लौटती है। घर में अपनी बेटी को ना देखकर चिड़िया डर जाती है। छुटकी, छुटकी बेटा, कहाँ हो? छुटकी बेटी, तुम कहाँ चली गई? चिड़िया अपनी बेटी की खोज में घर से निकलती है। रास्ते में चिड़िया को मिट्ठू तोता मिलता है। चिड़िया, मेरे साथ चलो, मैं बड़े अनार और पटाखा रॉकेट लेने जा रहा हूँ। इस बार तो दिवाली धूमधाम से मनाने का सोचा है सबने। मगर मिट्ठू भैया, मैं तो अपने बेटी को ढूंढने जा रही हूँ। छुटकी न जाने कहाँ चली गई है। छुटकी तो बहुत छोटी है, वो अकेली तो कहीं नहीं जा सकती। फिर कौन लेकर गया है उसे? चिड़िया और मिट्ठू दोनों कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, मेरी बेटी छुटकी खो गई है। वो मुझे बताए बिना कभी कहीं नहीं गई। ये काम कौन कर सकता है? छुटकी को किडनैप कौन कर सकता है? कालू अंकल, आपने झूठ बोला। प्लीज मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ आए। चुप चुप कर जाओ, मैं एक लगाऊंगा। फिर कालू कौवा 2-4 थप्पड़ छुटकी को लगाता है। चिड़िया, कबूतर और मिट्टू सब छुटकी को ढूंढ रहे थे। शाम भी हो गई थी। दिवाली का भूलकर सब छुटकी की खोज में लगे हुए थे। रात हो जाती है, मगर छुटकी का कहीं पता नहीं चलता। फिर वो सब थक हार कर वापस आ जाते हैं। रास्ते में उन्हें बुलबुल मिलती है। आप सब यहाँ? मैं तो आपके पास जा रही थी। क्या दिवाली नहीं मनाएंगे इस बार? बुलबुल, मेरी बेटी छुटकी कहीं खो गई है। हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। छुटकी? वो तो दोपहर को कालू कौवे के साथ दूसरे जंगल की तरफ जा रही थी। मुझे पहले ही उन कौवों पर शक था। ये काम उन कौवों का ही है। हमें परेशान करने के लिए वो कौवे कुछ भी कर सकते। चिड़िया बहन, आप चिंता ना करें, मैं देखता हूँ इन कौवों को। फिर रात को कबूतर अपने चेहरे पर मास्क लगाता है और गोरी कौवी के घर जाता है। कौन हो तुम, और तुम इस चाकू से किसे मारने आए हो? मैं डाकू हूँ और मैं तुम्हें मारने आया हूँ। अगर जीना चाहती हो तो सच सच बताओ, चिड़िया की बेटी छुटकी कहाँ है? उसे मेरा पति किडनैप करके अपने मामा जी के पास ले गया है। सच, मैं सच कह रही हूँ। फिर कबूतर अपने चेहरे से मास्क उतारकर कहता है। चिड़िया भी वहां आती है। मान गई है, ये काम इन्होंने ही किया है। बेशरम कव्वी, चलो अब जल्दी से मेरे साथ चलो और मेरी बेटी मुझे वापस करो। फिर वो सब गौरी को साथ लेकर दूसरे जंगल उड़ते हैं। गौरी कालू के मामा के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मामा जी, इस समय कौन होगा? कालू, पूछकर दरवाजा खोलना। कौन है? कालू जी, मैं हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो, वरना ये सब मुझे मार देंगे। कालू दरवाजा खोलकर बाहर आता है। गौरी, तुम इन सब को लेकर यहाँ कैसे?
अभी बताते हैं तुम्हें दुष्ट कौवों। चिड़िया अंदर जाती है और अपनी बेटी को उन दुष्ट कौवों से आजाद करवा लेती है। इन सबको मार देना ही बेहतर है, वरना ये फिर से ऐसा करेंगे। मुझे ना मारना, आप मेरी जगह कालू और इसके मामा जी को मार दें। नहीं नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, आप कालू को मार दें। हमें माफ कर दें, मैंने गौरी के कहने पर ये सब किया। मम्मा मम्मा, कालू अंकल ने मुझे मारा भी था। कौवों, अगर दोबारा तुम में से कोई भी हमारे जंगल में आया तो वो अपनी जान से जाएगा। फिर सब पक्षी छुटकी को लेकर वहां से चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन पक्षी पूरी तैयारी करते हैं और रात को सब मिलकर दिवाली मनाते हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि दिवाली जो थी और वो सब उस त्योहार को खुशियों से मनाते हैं।